नमस्कार, कैसे हो आप लोग। मैं हूं नितिन गौतम और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि अभी भी न्यूज में है और आप भी इसके बारे में रोज न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हो। रोज आपको कई लोगों को समझ आता है, कई लोगों को नहीं समझ आता है कि चाइना और ताइवान का इशू क्या है। ताइवान क्या है, चाइना क्या है, क्यों चाइना ये बोलता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है और क्यों ताइवान बोलता है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, चाइना का कोई राइट नहीं बनता है ताइवान को क्लेम करने का। इस वीडियो में हम लोग इस सब चीज़ों को समझेंगे कि अभी कंटेम्पररी इश्यूज क्या हैं और इसके पीछे के हिस्टोरिकल इश्यूज क्या हैं। तो इस वीडियो में हम इसको ऐसे देखेंगे कि सबसे पहले आज चाइना और ताइवान का क्या मुद्दा है और इसके साथ साथ ताइवान की थोड़ी बहुत हिस्ट्री समझेंगे। उसके बाद चाइना की हिस्ट्री समझेंगे, मॉडर्न चाइना, 20th सेंचुरी का चाइना और कैसे इससे ताइवान अलग हुआ ये समझेंगे। और इसके साथ ही दो प्लेयर्स इस पूरे गेम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो कि आज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मेनलैंड चाइना पे रूल कर रहा है, और जो दूसरी है वो कुओमिंटांग है जो दूसरी पार्टी थी जिसने ताइवान में अपना मूवमेंट किया और वहां पे अपनी गवर्नमेंट बनाई। इन दोनों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये समझते हुए कि एक्चुअली चाइना ताइवान का मुद्दा क्या है। इस टाइम पे अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो, थोड़े बहुत करंट अफेयर्स में आपका इंटरेस्ट है, तो आप देखते होंगे कि कई बार ताइवान को लेके कई सारे मुद्दे उठते हैं। कई सारे जो मुद्दे उठते हैं उसमें चाइना कई बार ये क्लेम करता है कि ताइवान हमारा ही एक पार्ट है जिसको हम पीसफुली लेना चाहते हैं। बट इस पीस की कहानी के पीछे जब मौका पड़ता है तो चाइना थ्रेटन भी करता है, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम फोर्स भी यूज करेंगे। और जो दूसरे साइड है ताइवान, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है और इस पॉइंट पे, हिस्ट्री के इस पॉइंट पे अगर ताइवान को कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो यूएस है। यूएस क्लियरली ये बोलता है कि ताइवान पे एग्रेशन होगा तो यूएस इसमें हेल्प करेगा। चाइना ऐसी करने की गलती बिल्कुल भी ना करे, बिल्कुल भी ये ना सोचे कि ताइवान को कैप्चर करेगा और कुछ भी नहीं होगा। हालांकि इसको लेके कई बार अटकलें लगाई जाती हैं कि क्या सच में यूएस कंप्लीटली मदद कर पाएगा ताइवान की अगर चाइना मिलिट्री का यूज करता है तो। इसके साथ सबसे पहले आपको यह भी समझना है कि ताइवान का एक हिस्टोरिकल एंगल है। क्यों चाइना ताइवान के पीछे पड़ा है, इसके पीछे एक हिस्ट्री है। बट हिस्ट्री में जाने से पहले हम कंटेम्पररी इश्यूज को एक बार समझेंगे कि ताइवान चाइना के लिए आज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। इसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी का मुद्दा रेगुलरली न्यूज में रहता है। साउथ चाइना सी को लेके चाइना और बाकी जो ग्लोबल पावर्स हैं उनके बीच एक कन्फ्लिक्ट टाइप की चीज चल रही है। चाइना साउथ चाइना सी को पूरी तरह से अपने पास रखना चाहता है, जबकि बाकी कंट्रीज को इस बात का डर है कि साउथ चाइना सी से बहुत सारे ट्रेड रूट्स खुलते हैं और वहां अगर फ्रीडम काटा चाइना उसको कैप्चर करके तो फिर पूरे वर्ल्ड में दिक्कतें होंगी। और उसको रोकने के लिए सारे कंट्री पैसिफिक स्ट्रेटजी, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और ओपन सीज की बातें करते हैं। पहला मुद्दा ये है। जो दूसरा मुद्दा है वो एक और पॉलिसी है, यूएस का एक नेवल पॉलिसी है। यूएस का फर्स्ट आइलैंड चेन, सेकेंड आइलैंड चेन, ये सब आइलैंड चेन्स हैं पैसिफिक ओशन में। जो फर्स्ट आइलैंड चेन है उसको चाइना अपने लिए थ्रेट मानता है। यूएस की एक पॉलिसी है कि फर्स्ट आइलैंड चेन जो चाइना को इनसर्कल करता है, जैसे कि साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, फिलीपींस हो गया, अगर आप इसको वर्ल्ड मैप पे जोड़ोगे तो इसको फर्स्ट आइलैंड चेन बोलते हैं। और ये चाइना को इनसिक्योर करता है कि यूएस इससे हमारे लिए एक पोटेंशियल थ्रेट बन सकता है। जो तीसरा मुद्दा है वो है आपके ताइवान स्ट्रेट का। ताइवान स्ट्रेट समुंदर का एक वो जगह है जो ताइवान और चाइना के बीच में है और इसको लेके भी दोनों कंट्रीज में, ताइवान और चाइना में काफी टाइम तक झगड़ा चला है। इनफैक्ट 2 बार झगड़ा हुआ है और आज भी दोनों कंट्री किसी पीस डील पे नहीं पहुंचे हैं। अभी बस ये है कि लड़ाई शांत है क्योंकि दोनों देशों को लगातार लड़के नुकसान ही हो रहा था, इसलिए अभी लड़ाई नहीं चल रही। बट ताइवान स्ट्रेट का मुद्दा भी काफी सेंसिटिव मुद्दा है। और साथ में जो चाइना के लिए एक सिंबॉलिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सिस्टम चाइना में अगर चल रहा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम,
तो वो चाइना सिंबॉलिकली भी सही नहीं मानता है और उसको एक थ्रेट भी मानता है। इसलिए भी मेनलैंड यानी पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चलाती है मेनलैंड चाइना में, उनके लिए भी ये बहुत लाइफ एंड डेथ का प्रिंसिपल बन जाता है कि ताइवान चाइना से आगे ना चला जाए, चाइना से ज्यादा प्रॉस्पर ना कर जाए। इसलिए ताइवान को वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं देखना चाहते हैं। इसके लिए चाइना ने अपने तरफ से एक डिक्लेयर्ड वन चाइना पॉलिसी भी रखा है। वन चाइना पॉलिसी में चाइना ये कहता है, यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ये कहता है कि देयर इज ओनली वन चाइना। ताइवान अलग से अपने आप को चाइना नहीं कह सकता, वो चाइना का एक हिस्सा है और उसको चाइना में जोड़ना पड़ेगा। अब इस पूरे मुद्दे को अगर मैं कंटेम्पररी चीजों को हिस्टोरिकल एंगल से थोड़ा देखना चाहूं, हिस्ट्री में ले जाऊं और फिर हम समझने की कोशिश करें कि ताइवान और चाइना का मुद्दा शुरू कहां से होता है, तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको ताइवान की हिस्ट्री बारे में बताना चाहूंगा। ताइवान एक आइलैंड है जो चाइना के बगल में है। चाइना के पास आप वर्ल्ड मैप खोलोगे आपको दिखेगा। मुद्दा क्या है, वहां इंडिजिनस ट्राइब्स रहते थे। इंडिजिनस ट्राइब्स रहते थे। 1700 के आसपास पहली बार चाइना का कंट्रोल उस आइलैंड पे हुआ। चाइना ने उस आइलैंड को कैप्चर किया और फिर उसको चाइना का हिस्सा बना लिया। वो चाइना के साथ वो आइलैंड काफी समय तक रहा। फिर चिंग डायनास्टी जो लास्ट इंपीरियल डायनास्टी है, जो 1911 रिवॉल्यूशन में हटाई गई और उसके बाद मॉडर्न चाइना की शुरुआत होती है। उससे पहले जो चिंग डायनास्टी रूल कर रही थी, चिंग डायनास्टी से 1895 में वो आइलैंड जापान ने छीना, उनको हराकर चाइना को हराया और जो ताइवान आज जिसको हम कहते हैं जिस आइलैंड को, वो चिंग डायनास्टी ने हारने के बाद जापान को दे दिया। यहां तक ये मुद्दा खत्म हो गया। तो ताइवान उसके बाद से जापान के कंट्रोल में रहा। लेकिन जैसा आप जानते हैं आगे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 में 1945 में अल्टीमेटली जापानीज हार गए और जापान के हारने के बाद जो ताइवान था, यानी वो जो आइलैंड है जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो वापस से चाइना के पास गया। बट उस समय चूंकि रूल कर रही थी कुओमिंटांग, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उस टाइम रूल नहीं कर रही थी। कुओमिंटांग के चियांग काई शेक वो उस समय वहां के प्रेसिडेंट थे, उनके पास ताइवान का कंट्रोल गया और यहीं से चालू होता है ताइवान का मुद्दा। जब ताइवान चाइना के पास वापस आया तो उस पे कंट्रोल कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं था, रैदर जो दूसरी पार्टी है कुओमिंटांग, वो उस समय गवर्नमेंट थी, वो रूल कर रही थी, उसके पास ताइवान गया और वो वहां पे अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर लेती है। अब वापस से जब कुओमिंटांग रूल कर रहा है और बाद में कम्युनिस्ट पार्टी रूल करने लगा, इस हिस्ट्री को भी आपको समझना पड़ेगा ये समझने के लिए कि जब ताइवान कुओमिंटांग के पास गया, रूल कुओमिंटांग कर रहा था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही है और ताइवान में दूसरी पार्टी का रूल है जो कुओमिंटांग है, वो बाद में ताइवान में जाके अपनी सरकार बनाती है। मेनलैंड चाइना उसको छोड़ना पड़ता है और आज वहां कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। इसको समझने के लिए हम अपने वीडियो के थर्ड सेगमेंट पे चलते हैं, जिसमें हम चाइनीज हिस्ट्री का एक बार हाईलाइट लेंगे। हम चाइनीज हिस्ट्री को समझेंगे कि चाइनीज हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आ गई। फिर से वापस से हम चलेंगे चिंग डायनास्टी। जो चिंग डायनास्टी थी वो चाइना को रूल कर रही थी। 1800 से लेके 1900 के बीच चाइना बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वॉर्स हारी, जैसे कि ओपियम वॉर है, जापान से वॉर है। इस तरह से हारते हारते चिंग डायनास्टी का दबदबा खत्म हो गया। चाइना एक वीक कंट्री बन चुकी थी। चाइना में बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स का शासन था। बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स चाइना के अलग अलग रीजन्स में पावरफुल होके रूल कर रहे थे और उस बीच में एक लीडर इमर्ज हुआ, सुन यत सेन। सुन यत सेन ने 1911 का रिवॉल्यूशन लीड किया और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से दूर करके चाइना को एक मॉडर्न रिपब्लिक बनाने की तरफ ले गए। 1911 के रिवॉल्यूशन के बाद पहला रिपब्लिक गवर्नमेंट चाइना में स्टैब्लिश किया गया। रिपब्लिक ऑफ चाइना के फर्स्ट प्रेसिडेंट खुद सुन यत सेन बने, बट कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण सुन यत सेन को चाइना छोड़ना पड़ा और उनके जाने के बाद युआन शी काई उनकी जगह अगले
प्रेसिडेंट बने। युआन शिकाई थोड़े टाइम तक प्रेसिडेंट थे, बट जब से चाइना रिपब्लिक बना था, वॉरलॉर्ड्स की समस्या खत्म नहीं हुई थी। ऑल्दो गवर्नमेंट तो मॉडर्न बन गया था, बट वॉरलॉर्ड्स अभी भी चाइना में थे। तो इन्होंने कोशिश की कि उन वॉरलॉर्ड्स को धीरे धीरे करके कंट्रोल में लाया जाए और मॉडर्न चाइना का हिस्सा बनाया जाए, जहां पे वॉरलॉर्ड्स नहीं हो। और इस चैलेंज के लिए थोड़े टाइम बाद खुद सुन यत सेन, जो जापान चले गए थे, वो वापस आते हैं और इस चीज को लीड करते हैं कि वॉरलॉर्ड्स को सप्रेस करके चाइना को जोड़ा जाए। इन सब के बीच जब सुन यत सेन आजाद 1911 रिवॉल्यूशन के बाद चाइना से वापस गए, और जब वापस आए, ये सब होने के बाद ये प्रोजेक्ट एक तरफ तो चल रहा था, बट दूसरे तरफ एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ चाइनीज हिस्ट्री में। 1921 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बनी पहली बार। यूएसएसआर का उसमें मेजर रोल था और उन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को स्टैब्लिश किया। बट शुरू में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कुओमिंटांग मतलब सुन यत सेन की जो पार्टी है, सुन यत सेन की पार्टी थी जिसने मूवमेंट लीड किया, उसको कुओमिंटांग बोलते हैं। वो लोग रूल कर रहे थे। और जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1921 में, तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे पहले यह डील किया कि कुओमिंटांग के साथ ही हम रहेंगे, हमको अलग से कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बनाना है। क्योंकि सुन यत सेन 1911 रिवॉल्यूशन के बाद हाईली रेस्पेक्टेड फिगर थे चाइना में, चाहे वो कम्युनिस्ट हों या कुओमिंटांग के लोग हों, दोनों उनको बहुत हाई रिगार्ड्स में रखते थे और ही वॉज अ वेरी रेस्पेक्टेड लीडर। इसलिए कम्युनिस्ट ने ये बोला कि हम सुन यत सेन के खिलाफ नहीं जाएंगे, और उन्होंने डील किया कि हम कुओमिंटांग के अंदर नेशनलिस्ट गवर्नमेंट का ही लेफ्ट विंग आर्म बन के उनके साथ ही रूल करेंगे। बट सुन यत सेन 1925 तक ही जिंदा रहे। 1925 में सुन यत सेन का डेथ हो जाता है, और जब सुन यत सेन का डेथ होता है तो अगले जो सक्सेसर आते हैं चियांग काई शेक पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं थे कम्युनिस्ट को अपने साथ रखने के लिए। वो आइडियोलॉजिकली कम्युनिस्ट के अगेंस्ट थे और ये बोलते थे कि ये हमारी गवर्नमेंट में नहीं रहना चाहिए। तो जैसे ही वो अगले लीडर बनते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं और उनके कारण कुछ कम्युनिस्ट को मारा भी गया। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी कुओमिंटांग का साथ छोड़ देती है। कुओमिंटांग जो कि सुन यत सेन की पार्टी थी, वो डेमोक्रेटिक रास्ते पे बढ़ाना चाहती है रिपब्लिक ऑफ चाइना को, बट कम्युनिस्ट पार्टी इसके बाद अपना गोल बना लेती है कि चाइनीज रिवॉल्यूशन लाके हमको कम्युनिस्ट मूवमेंट लाना है चाइना में। यहां से दोनों के बीच लड़ाई चालू होती है 1927 में। एक तरफ कुओमिंटांग है, सुन यत सेन की पार्टी जो कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना चाहती है, दूसरी तरफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी है जो कि चाइना को कम्युनिज्म के रास्ते पे ले जाना चाहती है। 1927 से 1936 तक फर्स्ट चाइनीज सिविल वॉर चलता है, या सिविल वॉर का फर्स्ट फेज कह लो आप। ये 9 साल जो लड़ाई चलती है, इसमें कुओमिंटांग और चियांग काई शेक ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट था, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत स्ट्रगल्स झेलने पड़ते हैं। माओ भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक हिस्सा होते हैं, बट इस समय माओ इतने बड़े फिगर नहीं होते हैं। लेकिन जब कुओमिंटांग एक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी को हराने के वर्ज पे रहती है, तब एक मेजर डिसीजन लिया जाता है 1934 में। 1927 से जो लड़ाई चालू हुई थी, 1934 में 1934 में इस वर्ज पे वो लड़ाई पहुंच चुकी होती है कि कम्युनिस्ट कुओमिंटांग से हार रहे होते हैं, और उस टाइम एक मेजर डिसीजन लिया जाता है जिसको चाइनीज हिस्ट्री में द लॉन्ग मार्च बोलते हैं। कम्युनिस्ट लोग कुओमिंटांग से घिरने वाले होते हैं, इनसर्कल्ड हो जाते हैं, और उस समय एक डिसीजन लिया जाता है कि अब हम वॉर से रिट्रीट करेंगे, कुओमिंटांग हमको चेज करेगी और हम एक एक करके जहां जहां वो आएंगे वहां गुरिल्ला टैक्टिक्स लगा के इनको मारेंगे, ठीक है, और इनसे जीत जाएंगे। इस टैक्टिक्स को चाइना की हिस्ट्री में द लॉन्ग मार्च बोला जाता है, जब कम्युनिस्ट पार्टी रिट्रीट करना चालू की, और ये माओ का डिसीजन था। ये चीज माओ के स्टेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, चाइना के अंदर भी और यूएसएसआर में भी, कि माओ के पास अच्छी स्ट्रेटजी है, वो एक लीडर है, इस चीज से लोगों को लगने लगता है। प्लस जो लॉन्ग मार्च था उसमें एक तो कुओमिंटांग को हराया गया, साथ में वॉरलॉर्ड्स को कंट्रोल किया गया, बट तीसरी चीज और हुई, जब लॉन्ग मार्च में जो आपके कम्युनिस्ट हैं वो रिट्रीट कर रहे थे,
तो रिट्रीट करते करते ये हर गांव में अपना मैसेज, कम्युनिज्म का मैसेज, सोशलिज्म का मैसेज फैलाते गए और लैंड रिफॉर्म का प्रॉमिस भी किए कि जब हम पावर में आएंगे तो हम चाइना में लैंड रिफॉर्म लाएंगे। इससे माओ पॉपुलर हो गए। लेकिन इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट हुआ। 1936 में जापान ने चाइना पे अटैक कर दिया। जापान का भी इंपीरियल क्लेम्स था। जापान अपने आप को एक बड़ा कॉलोनियल पावर देखता था और 1936 में उसने चाइना पे चढ़ाई स्टार्ट कर दी। इसके बाद कम्युनिस्ट और कुओमिंटांग ने यह बोला कि अपने बीच का सिविल वॉर थोड़ी देर रोकने की जरूरत है, नहीं तो ना तुम रूल कर पाओगे ना हम रूल कर पाएंगे। रूल कौन करेगा? जापान। इसलिए अपना सिविल वॉर थोड़े टाइम के लिए रोकते हैं, एक यूनाइटेड फ्रंट बनाते हैं और मिलके जापान से लड़ते हैं। इसके बाद सिविल वॉर 1936 में बंद हो गया, रोका गया और इन दोनों ने मिलके जापान से लड़ना चालू किया। कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमिंटांग फिर से साथ आ गए और जापान के खिलाफ लड़ना स्टार्ट किया। कुओमिंटांग इस लड़ाई में चियांग काई शेक जब उलझे रह गए तो भी माओ ने जनता के बीच अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाते रहे। लैंड रिफॉर्म और कम्युनिज्म का मैसेज और अपने लीडरशिप के बारे में पूरे चाइना में अवेयरनेस स्प्रेड किया और जिसके कारण जब तक वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता तब तक माओ काफी फेमस हो चुके थे। वर्ल्ड वॉर 2 का जो रिजल्ट आया वो भी चाइना के फेवर में था। 1945 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में हार गया और उसके बाद दो चीजें हुई। सबसे पहले कुओमिंटांग और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो मिलकर जापान से लड़ रहे थे, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ फिर से आपस में लड़ने लग गए और वापस से सिविल वॉर रिज्यूम हो जाता है। यानी 1945 में अगेन सिविल वॉर का स्टार्ट होता है। रूलिंग गवर्नमेंट अभी भी कुओमिंटांग है और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उसके खिलाफ लड़ना चालू करती है। 1945 में एक और चीज हुआ जो मैं पहले ही आपको वीडियो में बता चुका हूं कि जापान के हारने के बाद ताइवान वाला जो आइलैंड है वो भी चाइना को मिल गया, क्योंकि जापान हार गई और वो चाइना का लैंड था तो वो चाइना को मिल गया। और इस टाइम पे चाइना का रूलर कौन था? कुओमिंटांग, चियांग काई शेक। यानी ताइवान भी उनके क्लेम में आ गया ऑटोमेटिकली। अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इनसे लड़ी और 1945 से 1949 तक लड़ाई चलने के बाद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने कुओमिंटांग को हरा दिया और खुद पावर में आ गए। मेनलैंड चाइना पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत आई। माओ ने वहां से चाइना को लीड करना चालू किया और साथ में कम्युनिस्ट पार्ट और मेनलैंड चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना घोषित करते हुए वहां एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश की। कुओमिंटांग के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था मेनलैंड चाइना को रूल करने का। कुओमिंटांग ने ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले और सबसे सिंपल स्ट्रेटजी ये लगाई कि हमको यहां से निकल के जो आइलैंड मिला है ताइवान वहां जाना चाहिए और वहां से अपनी गवर्नमेंट रन करनी चाहिए। तो इस दिन से जब आपके कुओमिंटांग वाले मूव किए आइलैंड पे, उस दिन से ताइवान का जन्म होता है और उस दिन से दो चाइना बनता है। एक ताइवान जिसको रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं और दूसरा मेनलैंड चाइना जिसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कम्युनिस्ट सिस्टम से काम करता है और ताइवान डेमोक्रेटिक सिस्टम से काम करता है। आजादी के बाद भी जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसके एस्टैब्लिशमेंट के बाद भी इन दोनों की लड़ाई खत्म नहीं होती है और ताइवान स्ट्रेट के लिए ये लड़ाई करते रहते हैं और ये लड़ाई अगले 20-30 साल तक चलती है। उसके बाद तो डायरेक्ट स्ट्रगल रुक जाता है, बट आज भी दोनों में टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक लड़ाई चल रही है। चाइना बिल्कुल भी इस बात से एग्री नहीं करता है कि एक इंडिपेंडेंट ताइवान एग्जिस्ट कर सकता है। चाइना हमेशा पूरे वर्ल्ड को और ताइवान को ये याद दिलाता रहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है और हम उसको कैप्चर करेंगे। पीसफुली हो जाए तो बेस्ट है, अगर नहीं होगा तो हम इसमें फोर्स भी यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ है ताइवान, जहां के लोग आज धीरे धीरे खुद को ताइवानीज कहने लग गए हैं। सबसे पहले जब ताइवान बना था तो ज्यादातर लोग वहां खुद को चाइनीज मानते थे। अभी एक रिसेंट बीबीसी के सर्वे में यह पता चला है कि आज के डेट में बहुत कम लोग वहां खुद को चाइनीज मानते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग खुद को ताइवानीज मानते हैं और इसलिए अब वहां एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी इमर्ज कर चुका है ताइवान का। और अब
वो भी इस बात से कंफर्टेबल नहीं है कि वो मेनलैंड चाइना से जुड़े और ये कॉन्फ्लिक्ट का मेन जड़ है। इसके साथ ही इस टॉपिक में अगर आपका कुछ ओपिनियन है, आप कुछ जानकारी चाहते हो, तो आप कमेंट में जरूर बताओ। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।